वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का हमारा कोड है BHIC102, जिसका टाइटल है हमारा प्राचीन विश्व की सामाजिक संरचनाएं और सांस्कृतिक पैटर्न। तो इसमें हम अपने प्राचीन भारत की, प्राचीन विश्व की, जो हमारी मानव सभ्यता की जो भी सामाजिक संरचनाएं कैसे थी, सांस्कृतिक पैटर्न कैसे थे, लोग कैसे होते थे, क्या करते थे, इस सब के बारे में जानेंगे। और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें लास्ट 5 इयर्स के, 1-2 साल के नहीं बल्कि लास्ट 5 इयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उसे पिक किए गए हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जून और दिसंबर 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आज हम बहुत ही क्लियर और अंडरस्टैंडिंग वे में आंसर्स को देखेंगे, जिससे आपको सारे पॉइंट्स वन बाय वन सब अच्छे से समझ आ जाएंगे। और फिर बाद में जब आपको क्वेश्चन दिखेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग उसे लिख पाओगे, क्योंकि आपको यहाँ पे सारे जो मेन पॉइंट्स हैं वो अच्छे से रिवाइज करवा दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन आंसर्स को शुरू करने से पहले हम एक बार लास्ट टाइम के क्वेश्चन पेपर पे एक बार नज़र डालते हैं, उसे देखते हैं, और उसे देखने के बाद फिर हम अपने जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उसे देखेंगे और एक के बाद एक को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग जो है क्वेश्चन पेपर को एक बार देख लेते हैं। तो मित्रों, ये हमारा दिसंबर 2025 का क्वेश्चन पेपर, मतलब ये ज़्यादा पहले का नहीं है, बहुत पास का ही है। तो इसमें जो आपको टोटल टाइम मिलेगा वो 3 घंटे का होगा, और इसमें जो टोटल मार्क्स होंगे वो 100 मार्क्स होंगे। और यहाँ पे लिखा गया है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से किसी 5 क्वेश्चन के आंसर को आपको लिखना है, वो भी कम से कम 400 वर्ड्स में लिखना है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी हमारा अब यही पे बात आता है कि हम लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें, तब जाके हम किसी भी पॉइंट को अपने अकॉर्डिंग जो है एक्सप्लेन कर पाएंगे, उसे अच्छे से लिख पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे 100-200 वर्ड का बात नहीं हो रहा, बल्कि आपको 400 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। और इसमें जितने भी भाग हैं उसमें से कम आपको 2 क्वेश्चन का आंसर तो लिखना ही होगा चुन के, और जितने भी क्वेश्चन होंगे सबके एक समान अंक होंगे, इक्वल मार्क्स होंगे सब में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा भाग 1, तो ये जो हमारा भाग 1 इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके वो 20 मार्क्स के होंगे, ठीक। और इसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, और उसमें से आप जिसमें सबसे अच्छा लिख पाओ तो वही आप चूज़ करके लिख सकते हैं। तो भाग 1 में तो पहले ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन थे, उसके बाद उसी में हमारा जो है इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस का भी ऑप्शन दिया गया है। तो या तो आप 20 मार्क्स वाले लिखिए या फिर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस को लिखिए, आपको सेम मार्क्स ही मिलेंगे, क्योंकि इसमें भी 10 पॉइंट्स है और उसमें डायरेक्ट 20 पॉइंट्स हैं। तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, जैसे अच्छा लगे, जो आप अच्छे से लिख पाओ वही लिखना। उसके बाद फिर जो भाग 2 है इसमें भी सेम है हमारा, कि पहले 20 मार्क्स के क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और उसके बाद इसी में हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस भी है कुछ। तो कहीं ना कहीं आप जो भी बनाओ बात बराबर ही पड़ता है, या आप लॉन्ग क्वेश्चन एक बनाओ या 2 शॉर्ट क्वेश्चंस बनाओ। तो ये था हमारा लास्ट टाइम का क्वेश्चन पेपर। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कितने मार्क्स होते हैं, किस टाइप की ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक। अब हम चलते हैं अपने नोट्स की ओर, एक के बाद एक को देखते हैं अब। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो अब है हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्न, मध्य और उत्तर पूर्व पाषाण संस्कृतियों की चर्चा कीजिए तथा उनके मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। सो बेसिकली इसमें हम लोग निम्न, मध्य और उत्तर पूर्व पाषाण काल की संस्कृतियों के बारे में जानेंगे और उनके बीच अंतर को देखेंगे। तो जो हमारा मानव इतिहास में पूरा पाषाण काल है
वो हमारी मानव सभ्यता का सबसे प्रारंभिक चरण माना जाता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि उसी टाइम से जो है हमारा जो मानव सभ्यता है उसकी शुरुआत हुई। हम लोग वहीं से धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट किए और इसी को 3 भागों में बांटा गया है, निम्न, मध्य और उत्तर। और इसका जो विभाजन किया गया है ये पूरा पाषाण काल का, ये औजार, जीवन शैली और बौद्धिक विकास के आधार पर किया गया है। वैसे ये पूरा एक ही काल है, पूरा पाषाण काल, बस इसे 3 भागों में बांट दिया गया है। तो आइए चलिए एक एक करके तीनों भागों को देखते हैं और समझते हैं। तो जिसमें से सबसे पहला भाग है हमारा निम्न पूरा पाषाण संस्कृति, जो लगभग 20 लाख से 1 लाख वर्ष पूर्व का बात हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो हमारा निम्न पूरा पाषाण संस्कृति है, सबसे पहले इसमें औजार बनाए गए, लाइक जो प्रारंभिक औजार तैयार किए गए जो हमारे लोहे के होते थे वो इसी काल में बनाए गए। जैसे कि मोटे मोटे पत्थर का औजार बनाया गया, उसके बाद लोहे का भी बनाया गया, लेकिन लोहे का बाद बना, पहले इन लोगों ने पत्थर का बनाया। और इसका जो मुख्य कार्य होता था इन औजारों का, वो लोग शिकार करने में या फिर पेड़ पौधों को काटने में, जलावन काटने में और खुदाई करने के लिए उपयोग करते थे। और उस टाइम जो लोगों की जीवन शैली थी वो पूरी तरह से शिकार पे और खाना जमा करने पर आधारित था, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, क्योंकि वो लोग शिकार करके ही अपना जीवन यापन करते थे। और इस काल में लोग ज़्यादातर मतलब शिकार पे ही निर्भर रहते थे, शिकार करते थे। और उस समय आग का बहुत सीमित उपयोग होता था, उतना ज़्यादा कुछ खास उपयोग होता नहीं था, क्योंकि लाइक वो लोग शिकार करते थे, कुछ मार के लाते थे कोई जानवर, तो वैसे ही वो लोग कच्चे भी खाते थे। और धीरे धीरे क्या हुआ, जब आग का विकास हुआ तो फिर उसका उपयोग होने लगा। मतलब ये बहुत प्रारंभिक काल था हमारा। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले काल पे, तो मध्य पूरा पाषाण संस्कृति। तो ये जो मध्य पूरा पाषाण संस्कृति है ये लगभग 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। तो इस काल में क्या हुआ, मध्य पूरा पाषाण संस्कृति में औजारों का जो विकास है वो थोड़ा ज़्यादा हुआ। लोग छोटे औजार और नुकीले पत्थर के औजार बनाने स्टार्ट कर दिए, जो फ्लैग टेक्निक से बनता था। तो इससे क्या हुआ, जो औजारों की में विकास आया बनाने में, उसे ऑनलाइन तरीके से जो औजार बनने लगे उससे कार्य क्षमता और बढ़ गई, शिकार ज़्यादा होने लगे और जो हमारा डेली वर्क था वो भी बहुत सही हो गया, अच्छा हो गया। और इसी में क्या लोग समूह में रहने लगे, उनकी जो समूह में एक साथ रहने की प्रवृत्ति बढ़ी और यहीं से मतलब थोड़ा थोड़ा जो है सांस्कृतिक विकास भी होने लगा और जो धार्मिक संकेत है वो देखने को मिला। मतलब पूरी तरह से नहीं, बट थोड़ा थोड़ा सा हमें ये चीज़ें देखने को मिली, क्योंकि लोग अब एक साथ समूह में रह रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो उनकी संस्कृति होगी वो धीरे धीरे अपनी अलग अलग होगी। उसके बाद आता है हमारा उत्तर पूरा पाषाण संस्कृति। और इस संस्कृति के जो काल थी वो थी 40,000 से 10,000 वर्ष पूर्व तक का। और इस टाइम पे क्या हुआ, जो औजार है वो बहुत ही ज़्यादा विकसित हो गया, बहुत ही अलग अलग तरीके के औजार बनने लगे। हड्डी, सींग और पत्थर के यूज़ करके भी औजार बनाने जाने लगे। शिकार की जो उपकरण थी और शिकार करने की जो क्षमता थी उसमें कहीं ज़्यादा वृद्धि हुआ। इसके साथ साथ फिर शिकार के उपकरण और सजावट के सामान तैयार किए गए। और इसी काल में गुफा चित्र, जैसे भीमबेटका में है, गुफा चित्र, संगीत और धार्मिक विश्वासों का विकास हुआ। जीवन शैली अधिक स्थायी और सामाजिक संगठन में उत्पन्न हुई। तो ये काल जो है हमारा उत्तर पूरा पाषाण काल, ये कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा विकसित हुआ। इसी में हम लोग ज़्यादा व्यवस्थित ढंग से रहने लगे, ज़्यादा औजार बने
और जो संस्कृति है हमारी, चित्रकला, संगीत और जो धार्मिक विश्वास थे, उनमें कई ज़्यादा विकास हुआ। तो अब इतना तो हमें पता चल गया, अब इसके मुख्य अंतर को हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। वैसे तो हमें वो बाकी की चीज़ें पढ़ के समझ आ ही गई, लेकिन हम इसे और भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है मुख्य अंतर में, वो है औजारों का प्रकार और तकनीक। तो ये जो औजारों का प्रकार और तकनीक है, निम्न पुरापाषाण में मोटे और सरल होते थे, और फिर मध्य में नुकीले और सुधारित, और जो उत्तर पुरापाषाण काल था उसमें ये सूक्ष्म और विविध रूप से पाया जाने लगा। वहीं जो अब जीवन शैली थी, तो जीवन शैली पहले शिकार और संग्रह थी, उस पर निर्भर करती थी। लोग शिकार करते थे और फिर वही चीज़ संग्रह करते थे, बचा के रखते थे। उसके बाद दूसरे काल में समूह जीवन और सामाजिक संरचना बढ़ी। और जो हमारा तीसरा था उत्तर पुरापाषाण काल, इसमें कला, धर्म और स्थायी निवास में विकास हुआ। उसके बाद जो तीसरा है हमारा बौद्धिक विकास। तो तीसरा अंतर किसके हिसाब से होगा? बौद्धिक विकास में, जिसमें से पहला न्यूनतम मतलब कम था, फिर थोड़े से कुछ सांस्कृतिक संकेत मिलने लगे हमने, और फिर लास्ट में हमारा उत्तर पुरापाषाण काल में बहुत ही उन्नत कला और प्रतीकात्मक सोच हमें देखने को मिली। तो ये थे अंतर, उसके मुख्य अंतर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों संस्कृतियाँ मानव सभ्यता के क्रमिक विकास और बौद्धिक, सामाजिक एवं तकनीकी प्रगति को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। इसमें हम लोग समझ पाते हैं कि जो मानव सभ्यता है हमारी, वो कैसे ग्रो किया, कैसे विकास किया, और कैसे इसमें जो सामाजिक प्रगति आई, बौद्धिक, तो ये सब चीज़ के बारे में हमें अभी जानकारी मिला बहुत ही अच्छे से। एंड आई होप आपको भी अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड सेम ऐसे ही अब हम बढ़ते हैं आगे अब अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है, प्रारंभिक कृषक समुदायों की सामाजिक संरचना पर कृषि के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। मीन्स जो हमारे मतलब प्रारंभिक बहुत स्टार्टिंग में ही जो कृषक समुदाय थे और उनके जो सामाजिक संरचना थी, उस पर कृषि का क्या प्रभाव पड़ा, ये अभी हम जानेंगे। तो जब कृषि स्टार्ट हुआ, खेती करना स्टार्ट हुआ, उसके बाद हम मनुष्य शिकार और संग्रह वाला लाइफ से कहीं ज़्यादा आगे बढ़ के हम लोग स्थायी बस्तियों का निर्माण किए और खेती की ओर बढ़े। और इससे न केवल हमारा अर्थव्यवस्था बदला, बल्कि जो भी हमारा सामाजिक संरचना था वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रभावित हुआ, बहुत ज़्यादा ही प्रभावित हुआ। क्योंकि आप सोच सकते हो कि जिस लाइफ में हम लोग बस शिकार करते थे और जमा करते थे, उससे कहीं आगे बढ़ के अब हम लोग जो है एक बस्ती में रहने लगे और जो है खेती बाड़ी करने लगे। कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हमारे लाइफ में बदलाव लेके आया। तो हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो हमारा प्रारंभिक कृषि समुदाय है, उसने मानव इतिहास में स्थायी जीवन और सामाजिक संगठन के महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। लाइक स्थायी निवास और बस्ती का जो है हम लोग उस पर ज़्यादा विकास किए। कृषि ने मानव को स्थायी निवास की ओर अग्रसर किया। गांव और छोटे नगरों में विकास हुआ। स्थायी घर और गांवों के कारण परिवार और समुदाय के बीच स्थायी संबंध भी बना। और जो फिर है श्रम विभाजन, अगला कृषि के कारण ही जो है श्रम विभाजन हुआ। कुछ लोग खेती में लगे, कुछ पशुपालन करने लगे और कुछ लोग जो है बाकी के काम करने लगे। इससे सामाजिक भूमिका स्पष्ट हुई और पेशेवर समूह का उदय हुआ। पेशेवर समूह मतलब ऐसा समूह लाइक सब अलग अलग कैटेगरी से और सबका अलग अलग पेशा है, सबका अलग अलग काम है। मतलब कुछ परिवार पशुपालन करते हैं, कुछ खेती करते हैं और कुछ अलग कार्य करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा संपत्ति और सामाजिक पदानुक्रम।
अन्न का संचय और भूमि की स्थायी खेती से संपत्ति और धन की अवधारणा विकसित हुई। जिसके पास अधिक भूमि या अनाज था उनका समाज में उच्च स्थान बन गया। इससे प्रारंभिक समाज पदानुक्रम और वर्ग भेद का आरंभ हुआ। तो इसी के साथ साथ जब हम लोग खेती करना स्टार्ट कर दिए तो कहीं ना कहीं हमारे मन में जो है पैसे की, धन की अवधारणा वो बहुत विकास की कि लाइक इतना कर रहे हैं तो इसका हमें इतना मिलना चाहिए। और जिसके पास ज़्यादा भूमि था या ज़्यादा अनाज था उसके पास ज़्यादा धन था। इससे समाज में क्या हुआ कि वो बड़े लोग बन गए। तो यही होता है ना, हमारे समाज में भी बेसिकली यही होता है, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन पैसा होता है, धन होता है, तो वो बड़े लोग रहते हैं। तो ये इसी से कहीं ना कहीं जो एक सामाजिक भेदभाव, जो वर्ग भेद होता है, वो स्टार्ट हुआ, जो उस टाइम से लेके अभी तक के टाइम में हम लोग को देखने को मिलता है। इवन हमारे समाज में भी ऐसा ही है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि परिवार और वंश। तो कृषि से परिवार का महत्व बढ़ा, भूमि और संपत्ति का हस्तांतरण वंशानुगत हुआ। इससे पारिवारिक और वंशीय संरचना मजबूत हुई और पितृसत्तात्मक प्रवृत्तियां भी उभरी। वहीं सामाजिक और धार्मिक संगठन, स्थायी जीवन और कृषि से लोग प्राकृतिक शक्तियों लाइक सूर्य, वर्षा और नदी के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में जुटे। कृषि उत्सवों ने सामुदायिक एकता और सामाजिक नियम बनाए। निष्कर्षतः हम लोग ये कह सकते हैं कि कृषि ने प्रारंभिक समुदाय को केवल आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं किया, बल्कि सामाजिक संरचना में स्थायित्व, श्रम विभाजन, पदानुक्रम और धार्मिक सांस्कृतिक विकास भी लाया। यह परिवर्तन मानव सभ्यता के लिए एक निर्णायक मोड़ था। मतलब वही जितनी भी चीज़ें हमारी स्टार्ट हुई, लाइक श्रम विभाजन, जो पितृसत्तात्मकता थी, जो धार्मिक चीज़ें थे, वो सब उसी टाइम से स्टार्ट हुआ और अभी तक वो चला आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट काल रहा और वहीं से जो है सभी चीज़ों। सो फ्रेंड्स, ये अब क्वेश्चन है हमारा कि मिस्र के धर्म की चर्चा कीजिए। मिस्र के राजत्व और समाज पर धर्म के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। सो इसमें हम पढ़ेंगे कि मिस्र के जो धर्म थे वो कैसे थे या क्या थे। देन मिस्र के जो राजत्व और समाज थे उस पर धर्म का क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में भी हम अभी जानेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं इसे और समझते हैं। कभी कभी तो मैं खुद ही बोलते बोलते लाइक लगता है कि भूल जाती हूँ। तो हमारा अब आंसर देखते हैं कि प्राचीन मिस्र जो एंशिएंट इजिप्ट है उसका धर्म जीवन का केंद्र था। मिस्र वासियों के लिए धर्म केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन का मार्गदर्शक था। उनका धर्म बहुदेववाद था, जिसमें सूर्य देव रा, मृत्यु और जीवन के देव ओसिरिस और प्रेम और युद्ध की देवी इसिस प्रमुख थे। तो इसके जो प्रमुख देवी देवताएं थे वो थे सूर्य देव रा, और जो मृत्यु और जीवन के देव थे उनको ये लोग क्या बोलते थे, ओसिरिस, और जो प्रेम और युद्ध की देवी थी उनका नाम था इसिस। और यही तीनों जो है, तीनों चारों ये प्रमुख थे। और इसके बाद हम अब आगे देखते हैं कि धार्मिक विश्वास और जीवन शैली। तो मिस्र वासियों का मानना था कि जीवन और मृत्यु पर देवताओं का नियंत्रण होता है। इसके अनुसार उन्होंने ममीकरण की कला विकसित की, जिससे जीवन के बाद की दुनिया में आत्मा का सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित हो सके। तो जो मिस्र के लोग थे, इजिप्ट के लोग थे, उनका मानना था कि जीवन और मृत्यु पर देवी देवताओं का जो है नियंत्रण होता है। और इसी के अनुसार, इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, ममीकरण कला को विकसित किया, जिससे क्या होता है जीवन के जो बाद की दुनिया है
उनके अकॉर्डिंग जो माना जाता है कि जीवन की जो बात की दुनिया है उसमें जो हमारा आत्मा है उसका सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित हो सके। और उन्होंने मंदिरों और पिरामिड का निर्माण भी करवाया, जो बस धार्मिक अनुष्ठान के लिए नहीं था, लाइक पूजा पाठ के इस सब के लिए नहीं था, बल्कि वो अपनी देवी देवताओं के प्रति सम्मान और समाज में सामूहिक एकता दिखाने के लिए मंदिरों और पिरामिड का निर्माण किए थे। उसके बाद अब अगला पॉइंट हम देखते हैं राजत्व पर धर्म का प्रभाव। तो राजत्व पर धर्म का क्या प्रभाव था, अब ये जानेंगे। मिस्र का राजा केवल राजनीतिक नेता नहीं बल्कि देवता का प्रतिनिधि माना जाता था। तो मिस्र का राजा को वहाँ के लोग क्या मानते थे? देवता के प्रतिनिधि। उसकी सत्ता धार्मिक वैधता पर आधारित थी। धर्म ने राजा को समाज में सर्वोच्च शक्ति और कानून निर्माण का अधिकार दिया था। पिरामिड, मंदिर और शाही अनुष्ठान राजा की सत्ता और दिव्यता को प्रदर्शित करते थे। तो कहीं ना कहीं उनके राजा उनके लिए भगवान का स्वरूप थे। और जितने भी नियम कानून का निर्माण था, जो सर्वोच्च शक्ति थी, वो सब जो है राजा के हाथ में होता था, सब राजा के ही अकॉर्डिंग हुआ करता था। उसके बाद अब हम देखते हैं कि समाज पर धर्म का क्या प्रभाव था। तो धर्म ने समाज में व्यवस्था, श्रम विभाजन और एकता सुनिश्चित की। पुजारी वर्ग ने धार्मिक अनुष्ठानों और शिक्षा का संचालन किया। कृषि और वास्तुकला और कला भी धर्म से प्रभावित थे, क्योंकि बहुसंख्यक श्रमिक और शिल्पकार मंदिरों और पिरामिडों के निर्माण में लगे थे। तो एट द एंड हम लोग क्या कह सकते हैं कि तो मिस्र का धर्म केवल एक आस्था नहीं था, बल्कि यह राजनीतिक, सामाजिक और संस्कृति का केंद्र था। इसके माध्यम से राजा की सत्ता वैध हुई, समाज में व्यवस्था स्थापित हुई और कला तथा विज्ञान का विकास हुआ। धर्म और राजत्व का यह घनिष्ठ संबंध मिस्र सभ्यता की विशेष पहचान है। तो एक वर्ड में बोले तो ये जो धर्म और राजत्व है, यह मिस्र सभ्यता की सबसे विशेष पहचान है, क्योंकि यही चीज़ें वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा थी। अब इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अभी हमारा अगला क्वेश्चन है चीन के ताम्रपाषाणकालीन सभ्यताओं के उत्खनित प्रमुख स्थलों का ब्यौरा प्रस्तुत कीजिए। तो आइए चले आगे बढ़ते हैं और इसका ब्यौरा हम लोग प्रस्तुत करते हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो चीन में ताम्रपाषाण काल लगभग 2000 से 700 ईसा पूर्व में विकसित हुआ। तो ये चीज़ ना आप लोग नोट करते हुए जाइएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जो भी उसके काल होते हैं वो। तो चीन में ताम्रपाषाण काल जो है लगभग 2000 से 700 ईसा पूर्व में विकसित सभ्यताएं कृषि, ताम्रपाषाण उपकरण और उन्नत सामाजिक संगठन के लिए प्रसिद्ध थी। इस काल में उत्खनित स्थल हमें प्रारंभिक शहर, धार्मिक स्थल और धार्मिक जीवन की झलक देता है। और इस काल में उत्खनन के दौरान जितने भी स्थल हमें प्राप्त हुए हैं, तो वो हमें प्रारंभिक शहर, धार्मिक स्थल और आर्थिक जीवन के बारे में बताता है, एक झलक देता है। तो अब हम एक के बाद एक इन्हें देखते हैं, जिसमें से सबसे पहला है लोंगाशन सभ्यता। तो ये जो लोंगाशन सभ्यता है, यह साडांग प्रांत में मिला और इसकी विशेषताएं थी चिकनी और पतली मिट्टी की सिरेमिक शहर जैसी संरचनाएं और फिर खंडित दीवार और टावर। और इसका महत्व क्या था कि सामाजिक विभाजन और शहरीकरण का ये संकेत देता था। और यह कृषि आधारित जीवन था और पॉलिश्ड टेराकोटा का प्रमाण भी यहीं से मिला हमें। उसके बाद अब दूसरी सभ्यता है हमारी यांगशाओ सभ्यता। तो ये जो यांगशाओ सभ्यता थी, इसका स्थान था हेनान, सांगशी और साडांग प्रांत। कैसा नाम है दोस्तों ये। खैर कुछ नहीं, आप लोग इसे प्लीज़ नोट करते हुए जाइएगा, क्योंकि अब यही पूछेगा आपके एग्ज़ाम में, तो आपको यही तो पढ़ना पड़ेगा। और तो ये जो सभ्यता थी यांगशाओ सभ्यता, इसकी विशेषताएं क्या थी? लाल मिट्टी की सिरेमिक कला,
गांव और नदी घाटों में बस्तियां मिली थी इसमें। तो इसका महत्व ये था कि इसमें मिट्टी के बर्तन और पॉटरी से धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का पता चलता है। तो ये जो सारी चीज़ें मिली, इससे हमें क्या क्या पता चला कि वहाँ पे धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र था, लाइक वो चीज़ ज़्यादा होते थे वहाँ। उसके बाद अब अगला सभ्यता है हमारा, यह है एर्ली सांग और झेंगझोऊ। ये कैसा नाम है? हाँ, तो यही नाम है। तो ये क्या है? एर्ली सांग और झेंगझाऊ। तो इसका स्थान क्या था? हेबेई और हेनान प्रांत में। और विशेषताएं थी, ताम्रपाषाण उपकरण मिले थे, भव्य महल के अवशेष मिले थे और संगठित नगर योजना भी प्राप्त हुई थी। तो इसका महत्व है कि शांग वंश के उद्भव और राज्य निर्माण की जानकारी यहाँ से हमें मिलती है। तो शांग वंश का उद्भव जो है कहाँ से हुआ था? यही स्थान से हुआ था, हेबेई और हेनान प्रांत से। तो ये थे हमारे प्रमुख सभ्यताएं और स्थल। और इसमें कुछ अन्य स्थल भी है, जिसमें से पहला है हमारा यहाँ पे सैनिंग सिचुआन। हाँ, दोनों का नाम शायद एक ही है। इसमें विशाल तांबे और कांस्य की मूर्तियाँ और फिर धार्मिक प्रतीक और जो जुए थे, ये भी कोई जगह का नाम है। यहाँ पे हमें कृषि और ताम्रपाषाण औजारों के प्रमाण मिले। तो ये हमारे अन्य स्थल थे, और जो हम लोग शुरू में देखे वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था। निष्कर्षतः हम लोग ये देख सकते हैं या कह सकते हैं कि चीन के ताम्रपाषाण कालीन उत्खनन से स्पष्ट होता है कि इस काल में सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक विकास हुआ। नगरों की योजना, ताम्रपाषाण उपकरण और मिट्टी की कला ने चीन में प्राचीन सभ्यताओं की संगठित और उन्नत जीवन शैली का प्रमाण दिया है। और ये सब चीज़ हमें कैसे पता चला? उत्खनन करने के बाद पता चला। तो कहीं ना कहीं वो भी सभ्यता बहुत विकसित थी, चीन की सभ्यता। उसके बाद हम बढ़ते हैं अब आगे और देखते हैं अपना अगला। अब हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन आया है हमारा फ़ोन की स्क्रीन पर 7 करोड़ का। क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक संरचना की प्रक्रिया में लोहे के प्रादुर्भाव तथा उसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो आइए चलिए हम इसके प्रादुर्भाव और इसके प्रभाव की व्याख्या करते हैं। प्राचीन काल में लोहे का आविष्कार और उपयोग समाज में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया। यह केवल तकनीकी विकास नहीं था, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संरचना को भी प्रभावित करता था। तो अब हम देखते हैं लोहे के प्रादुर्भाव को। सबसे पहले तो लगभग 1200 ईसा पूर्व भारत, अफ्रीका और यूरोप में लोहे का व्यापक उपयोग शुरू हुआ। लोहे के औजार और हथियार कांस्य और पत्थर के औजारों की तुलना में अधिक मजबूत और टिकाऊ और कार्यक्षम थे। तो लोहा का जो उपयोग है वो 1200 ईस्वी पूर्व में स्टार्ट हुआ। कहाँ? भारत, अफ्रीका और यूरोप में। और कहीं ना कहीं ये जो लोहे के हथियार थे वो बहुत ही ज़्यादा टिकाऊ और मजबूत होते थे, जो हमारा कांसा और पत्थर है उसकी तुलना में। और ये ज़्यादा से ज़्यादा काम भी कर पाते थे। अब हम देखते हैं कि इसका कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। तो लोहे के औजारों जैसे हल, कुदाल, काटने के उपकरण, तो इन सब ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की। इससे स्थायी बस्तियां और गांव विकसित हुए। अधिक उपज ने संग्रह और व्यापार को भी बढ़ावा दिया। तो जो लोहे के औजार बढ़ते गए तो इससे हमारे जो खेती का काम होता है उसमें कहीं ज़्यादा हमें उन्नति प्राप्त होने लगा। और वहाँ से उन्नति प्राप्त हुआ तो हमारे गांव और बस्तियां भी विकसित होने लगी। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा खेती करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आने लगा। फिर हम लोग बड़ा बड़ा घर बना लिए, फिर गाड़ी ले लिए। नहीं दोस्तों, ऐसा उतना नहीं हुआ था उस टाइम। बस धीरे धीरे क्या हुआ, उपज बढ़ी और व्यापार को बढ़ावा मिला। तो इसी प्रकार अब उसके बाद आता है हथियार और युद्ध। तो लोहे के हथियार ने सैन्य शक्ति को बढ़ाया। इससे राजनीतिक सत्ता केंद्रीकृत हुई और कुछ समूहों ने अपने क्षत्रिय प्रभुत्व का विस्तार किया। और वहीं फिर इसका सामाजिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कृषि में वृद्धि और हथियारों के माध्यम से धन और
सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। जो लोग लोहे के उपकरण और हथियारों पर नियंत्रण रखते थे वे समाज में उच्च स्थिति में आए। तो ये थी सामाजिक संरचना पर लोहे का प्रभाव। और फिर श्रम विभाजन और पेशेवर कारीगरों का भी उदय हुआ, और इसके साथ साथ हमारे आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़े। लेकिन लोहे के द्वारा जो भी प्रभाव पड़ा हमारी संस्कृति और आर्थिक स्थिति पे, तो लोहे ने व्यापार, शिल्प और उद्योग को प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों में भी लोहे के औजारों और संरचनाओं का योगदान देखा। तो कहीं ना कहीं जो लोहा है अपना प्रभुत्व तो बढ़ाते चला गया, अपना शासन जो है बढ़ाते चला गया। तो निष्कर्षतः हम लोग क्या देख पाते हैं कि लोहे का प्रादुर्भाव समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव लेके आया, और यह केवल तकनीकी प्रगति नहीं बल्कि सामाजिक पदानुक्रम, सत्ता केंद्रीकरण और आर्थिक विकास का प्रमुख कारक बना। मतलब लोहे ने पूरा गेम ही चेंज करके रख दिया। लेकिन आपको ऐसा नहीं लिखना है एग्जाम में कि लोहे ने पूरा गेम चेंज करके ले, आप इसे अच्छे से बहुत ही सब लिखना सजा के और पॉइंट बाय पॉइंट। तो अब वो हमारा लोहा का कहानी ख़त्म हुआ। अब हम चलते हैं ग्रीक में, ग्रीक में नहीं जाना है। तो ग्रीक धर्म पर हमें टिप्पणी लिखना है, तो इसमें हमें बताना है ग्रीक धर्म के बारे में। तो आइए चलिए थोड़ा सा इस पे भी नज़र डाल ही लेते हैं, इसे भी पढ़ ही लेते हैं। तो प्राचीन ग्रीस का धर्म बहुदेववादी था, जिसमें प्रकृति और मानव जीवन से जुड़े अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, जिसमें से प्रमुख देवता थे ज्यूस ही लिख देते, नहीं देवता है दोस्तों, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो प्रमुख देवता ज्यूस थे, जिसको आकाश का देवता कहा जाता था। उसके बाद जो दूसरा है हेरा परिवार की देवी होती थी। और नेक्स्ट है समुद्र के देवता पोसेडॉन। और फिर बुद्धि की देवी होती थी एथेना। तो ये जो है महत्वपूर्ण सबसे प्रमुख देवी देवता है, इसे आप प्लीज़ याद कर ले, नहीं तो पाप पड़ेगा दोस्तों। तो आकाश के देवता कौन थे? ज्यूस थे। परिवार की देवी थी हेरा, और समुद्र के देवता थे पोसेडॉन, और बुद्धि की देवी थी एथेना। ग्रीक लोग मानते थे कि देवता मानव जीवन को प्रभावित करते हैं और उनके कार्यों का निर्धारण करते हैं। लेकिन जो ग्रीक धर्म था उसका ना कोई पवित्र ग्रंथ नहीं था, बल्कि यह मिथकों और परंपराओं पर आधारित था। लाइक समझ सकते हैं ना आप कि इसका कोई ग्रंथ ही नहीं था, बल्कि ये मिथ और परंपरा पर बस आधारित था। देवताओं की पूजा मंदिरों, यज्ञों और उत्सवों के माध्यम से की जाती थी। ओलंपिक खेल जैसे धार्मिक उत्सव देवताओं, विशेषकर ज्यूस को समर्पित थे और सामाजिक एकता को बढ़ाते थे। तो जो ओलंपिक खेल थे जैसे धार्मिक उत्सव, वो देवताओं में विशेषकर जो ज्यूस थे, हमारे ज्यूस कौन थे? आकाश के देवता, भी याद करा था ना। हाँ, तो ये थे आकाश के देवता ज्यूस, और उन्हीं को ये जो था समर्पित था। फिर धर्म का प्रभाव ग्रीक समाज के कला, साहित्य और दर्शन पर भी स्पष्ट था। होमर के महाकाव्य इलियड और ओडिसी में देवताओं और मानव जीवन के संबंधों का वर्णन मिलता है। मूर्तिकला और वास्तुकला में भी देवताओं का चित्रण प्रमुख रहा है। तो निष्कर्षतः ग्रीक धर्म केवल आस्था नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक विकास और नैतिक मूल्यों का आधार था। इसने ग्रीक सभ्यता को एक विशिष्ट पहचान प्रदान की। हाँ, तो वो तो हम लोग ग्रीक के धर्म के बारे में जान गए। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन कि प्रागैतिहासिक अतीत के बारे में जानने में पुरातात्विक स्रोत किस प्रकार हमारी सहायता करते हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि जो हमारा प्रागैतिहासिक अतीत है उसके बारे में जानने में जो पुरातात्विक स्रोत है हमारा किस प्रकार से हेल्प करता है। तो जो हमारा प्रागैतिहासिक काल था वह लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं थे उस समय, मतलब लिखा हुआ कुछ होता ही नहीं था।
इस काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पुरातात्विक स्रोत अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुरातात्विक स्रोत मतलब आप लोग क्या समझते हैं दोस्त? जो उत्खनन के दौरान जो पुराने सामान मिले हम लोग को, लाइक जो भी मटके वगैरह होते थे, घर वगैरह होते थे, कुछ टूटे फूटे सामान होते थे, तो वो वही होते थे पुरातात्विक चीज़ें, मतलब पुराने टाइम के जो सामान उपयोग में लाए जाते थे। ये स्रोत हमें मानव की प्रारंभिक जीवन, संस्कृति और विकास को समझने में सहायता करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे जो है प्रागैतिहासिक काल में कुछ लिखित चीज़ें उपलब्ध थी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। तो हमें उस काल का पता कैसे चलेगा? तो हमें जो उत्खनन के दौरान हमें जो चीज़ें प्राप्त हुई, जो वस्तुएं प्राप्त हुई, तो उनका हम लोग जो रिसर्च करके उनके बारे में सर्च करके बहुत ही ज़्यादा तब उसके काल का पता लगाते हैं। और आप लोग को एक चीज़ मैं बता दूं कि जितने भी पुरानी चीज़ हमें वस्तुएं प्राप्त होती हैं और तो उसका काल निर्धारण होता है कि हाँ वो कब का है, ये आइडिया लगाया जाता है। तो ये जो आइडिया लगाने का विधि है उसको हम लोग C14 विधि, कार्बन 14 विधि कहते हैं। और इसी के द्वारा जो हम लोग को किसी भी पुराने चीज़ का, पुराने जीवाश्म वस्तु जो भी चीज़ है उसका काल का पता लगता है। तो उसके बाद हम इसमें बढ़ते आगे और अगला पॉइंट आता है हमारा कि औजार और उपकरण का, मतलब जो भी औजार और उपकरण मिले थे पुरातात्विक स्रोत के रूप में। तो पत्थर, हड्डी और धातु के बने औजारों से हमें मानव की तकनीकी क्षमता, जीवन यापन के साधन और शिकार पद्धति की जानकारी मिलती है। तो जो भी उससे औजार और उपकरण प्राप्त हुए थे उससे पता चलता है। वहीं जो आवास और बस्तियां प्राप्त हुई थी, लाइक जो भी गुफाएं, झोपड़ी और जो प्राचीन बस्तियों के अवशेष थे, उससे पता लगते हैं कि लोग कैसे रहते थे, उनकी संस्कृति कैसी थी, सामाजिक संगठन कैसा था, घर कैसा हुआ करता था, तो इसके बारे में। और फिर आगे है जीवाश्म और अस्थियाँ। मानव और पशुओं के जीवाश्म से उनके शारीरिक विकास, भोजन और पर्यावरण के बारे में जानकारी मिलती है। फिर कला और चित्रकला, लाइक गुफा चित्र जैसे कि भीमबेटका में है, उसमें हमें उनके धार्मिक विश्वास, सामाजिक जीवन और मानसिक विकास का ज्ञान होता है। उसके बाद अगला हमारा आता है पॉटरी और अन्य अवशेष, मृदभांड और अन्य अवशेष। तो मिट्टी के बर्तन, आभूषण और अन्य वस्तुएं उनके दैनिक जीवन, व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियों को दर्शाती है। तो इसी प्रकार हम ये देख पाते हैं कि जो भी हमारे पुरातात्विक स्रोत थे उनका कितना ज़्यादा महत्व रहा है प्रागैतिहासिक काल के अतीत को समझने में। इसके द्वारा हमें जो उनकी जीवन शैली थी, संस्कृति थी, लोग कैसे रहते थे, खाते थे क्या, तो ये सब के बारे में हमें पता चला। और तब जाके हम लोग एक आइडिया लगा पाए कि नहीं उस टाइम ऐसा होता था। तो ये हमने जाना कि प्रागैतिहासिक काल को समझने में, उसके इतिहास को लिखने में, अतीत को समझने में जो पुरातात्विक स्रोत हैं, पुरातात्विक वस्तुएं, चीज़ें हैं, उनका कितना बड़ा योगदान रहा है। हमारा क्वेश्चन है कि कृषि की ओर संक्रमण की पारिस्थितिक व्याख्या क्या, समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो आइए चलिए करते हैं समालोचनात्मक मूल्यांकन। कृषि की उत्पत्ति को समझाने के लिए पारिस्थितिक मीन्स इकोलॉजिकल दृष्टिकोण महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय दबाव और संसाधनों की उपलब्धता में बदलाव ने मानव को शिकार संग्रह जीवन से कृषि आधारित जीवन की ओर प्रेरित किया है। हिमयुग के अंत के बाद जलवायु गर्म और शुष्क हुई, जिससे प्राकृतिक संसाधनों में कमी आई और मानव ने वनस्पतियों और पशुओं का घरेलूकरण शुरू कर दिया। अब हम देखते हैं इसके मुख्य तर्क क्या क्या थे। इसमें से सबसे पहला है कि जलवायु परिवर्तन से भोजन की अस्थिरता बढ़ी। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि ने संसाधनों पर दबाव डाला और फिर अनुकूल क्षेत्रों में
पौधों की खेती और पशुपालन अधिक लाभकारी सिद्ध हुआ। उसके बाद हम देखते हैं इसका समालोचनात्मक मूल्यांकन। हालांकि यह दृष्टिकोण उपयोगी है, परंतु यह एक पक्षीय भी है। एक पक्षीय मतलब एक ही पक्ष से जो होता है वही। जिसमें से पहला पॉइंट है कि सभी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन समान नहीं था, फिर भी कृषि का विकास हुआ। लाइक सभी जगह का इन्वायरमेंट जो था, जलवायु परिवर्तन वो अलग अलग था, फिर भी वहाँ पे कृषि का विकास बहुत ज़्यादा हुआ। कुछ स्थानों पर संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद लोग कृषि अपनाते हैं, जो केवल पर्यावरणीय दबाव से नहीं समझाया जा सकता। मानव की सांस्कृतिक, सामाजिक और तकनीकी क्षमताएं भी महत्वपूर्ण थी, जिन्हें यह सिद्धांत कम महत्व देता है। कृषि का विस्तार एक धीमी और बहुआयामी प्रक्रिया थी, न केवल पर्यावरणीय मजदूरी का परिणाम। पारिस्थितिक व्याख्या कृषि के उद्भव को समझने में सहायक है, परंतु इसे पूरा नहीं माना जा सकता। कृषि की ओर संक्रमण को समझने के लिए पर्यावरणीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों की समन्वित दृष्टिकोण की हमें आवश्यकता है। बस इतनी ही चीज़ें इनफ नहीं है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आप अगले क्वेश्चन पे। तो अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि चीन की शांग सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो इसमें हम पढ़ेंगे चीन की सांग सभ्यता के बारे में। तो जो सांग सभ्यता थी वो 1600 से 1046 ईसा पूर्व का माना जाता है। तो यहाँ भी लगभग लगाया गया है, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये जो सभ्यता थी 1600 से 1046 ईसा पूर्व तक थी। तो यह सभ्यता चीन की प्रारंभिक और महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक थी और यह मुख्यतः हांग हो मतलब पीली नदी घाटी में विकसित हुई और चीन के प्रारंभिक राज्य निर्माण का प्रतिनिधित्व करती है। अब हम देखते हैं इसकी राजनीतिक व्यवस्था इस सभ्यता की कैसी थी। तो सांग शासन एक राजतंत्रीय प्रणाली पर आधारित था, मतलब राजा वाला प्रणाली था वहाँ पे, जिसमें राजा जो है सर्वोच्च शासक था और उसे धार्मिक और राजनीतिक दोनों अधिकार प्राप्त थे। और वहीं जो सामाजिक संरचना थी, समाज में स्पष्ट वर्ग विभाजन था। जैसे राजा हो गया, फिर कुलीन वर्ग, सैनिक वर्ग, कारीगर और कृषक। दास प्रथा के भी प्रमाण मिलते हैं इसमें। उसके बाद अर्थव्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर आधारित थी। गेहूं, जौ, चावल की खेती की जाती थी। उसके साथ ही शिकार, पशुपालन और शिल्प भी महत्वपूर्ण थे। उसके बाद आता है कांस्य का उपयोग। सांग सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता कांस्य धातु का उन्नत उपयोग था। इससे हथियार, औजार और सुंदर कलात्मक वस्तुएं बनाए जाते थे। तो सांग सभ्यता की एक जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि वहाँ पे जो कांस्य है, कांस्य धातु का उपयोग बहुत ज़्यादा किया गया था। उसके बाद हम आगे चलते हैं धर्म और आस्था पे। तो सांग लोग पूर्वज पूजा में विश्वास रखते थे, एंसेस्टर वर्शिप। वे देवताओं और पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ और बलि देते थे। उसके बाद हम इसकी लेखन प्रणाली को भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं। ये सब कुछ तो थोड़ा थोड़ा देखें, इसे भी देख लेते हैं। तो इस सभ्यता में प्राचीन चीनी लिपि का विकास हुआ, जिसे ऑरेकल बोन पर लिखा जाता था। तो इस सभ्यता में चीनी लिपि का क्या हुआ, विकास हुआ, जो ऑरेकल बोन पर लिखा जाता था। यह भविष्यवाणी और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग होती थी। सांग सभ्यता ने चीन में राजनीतिक संगठन, सामाजिक संरचना, धातु कला और लेखन प्रणाली की मजबूत नींव रखी। यह सभ्यता आगे की चीनी संस्कृति और राज्य व्यवस्था के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। तो यही था चीन का सांग सभ्यता। उसके बाद है अब अगला क्वेश्चन की असीरियाई साम्राज्य पर एक लेख लिखिए। तो इसमें हम जानेंगे असीरियाई साम्राज्य के बारे में। तो आइए चलिए देखते हैं इसे और समझते हैं अच्छे से।
तो ये जो हमारे असीरियाई साम्राज्य थे, यह मेसोपोटामिया की एक शक्तिशाली और विस्तारवादी सभ्यता थी। तो ये कहाँ पर विकसित हुआ था? मेसोपोटामिया में, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व से 612 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही। मतलब इसका जो काल था वो 2500 ईसा पूर्व से 612 ईसा पूर्व तक ही था, और इसका केंद्र टिग्रिस नदी के किनारे स्थित था, और इसकी प्रमुख राजधानी नीनेवे थी। तो जो ये असीरियाई साम्राज्य था, मेसोपोटामिया में इसका उद्भव हुआ, और यह 2500 से 612 ईस्वी पूर्व तक अस्तित्व में रही। और यह जो सभ्यता थी, यह टिग्रिस नदी के किनारे बसी हुई थी, और इसकी राजधानी जो थी वो नीनेवे थी। अब हम देखते हैं इस सभ्यता की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी। तो असीरियाई शासन एक केंद्रीकृत राजतंत्र था, जिसमें राजा सर्वोच्च शासक होता था। वह प्रशासन, सेना और धर्म का प्रमुख था। साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया गया था, जहां राज्यपाल नियुक्त किए जाते थे। तो मतलब जब भी हम लोग प्राचीन काल के बारे में पढ़ते हैं ना, तो इतना तो हमारे मतलब माइंड में फिक्स रहना ही चाहिए कि उस समय जितने भी जो भी साम्राज्य होते थे, देश वगैरह होते थे, सब में राजा का ही ज़्यादा प्रभुत्व हुआ करता था, राजतंत्र ही होता था ज़्यादातर। तो ठीक उसी तरह असीरियाई साम्राज्य में भी राजा ही थे, राजतंत्र ही था। उसके बाद हम अब आगे देखते हैं इसकी सैन्य शक्ति को। तो असीरियाई समाज अपनी शक्तिशाली सेना के लिए प्रसिद्ध था। उन्होंने लोहे के हथियारों, रथों और घुड़सवार सेना का प्रभावी उपयोग किया। उनकी युद्ध नीति कठोर और अनुशासित थी, जिसके कारण वे बड़े क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर सके। तो कुल मिला के उनके पास बहुत ही ज़्यादा सैन्य शक्ति थी गाइस, मतलब उससे लड़ के कुछ फ़ायदा होने वाला था नहीं। जस्ट किडिंग। हाँ, तो उसके बाद हम आगे देखते हैं आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन। तो जो हमारी असीरियाई साम्राज्य था, उसकी आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन क्या थी? तो अर्थव्यवस्था कृषि, व्यापार और कर व्यवस्था पर आधारित था। असीरियाई लोग कला और वास्तुकला में भी उन्नत थे। नीनेवे में स्थित असुरबनीपाल का पुस्तकालय ज्ञान और साहित्य का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो यहाँ पे हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या मिला? असुरबनीपाल का पुस्तकालय, जो कहाँ स्थित था? नीनेवे में। उसके बाद धर्म और समाज। तो असीरियाई लोग जो है वो बहुदेववाद होते थे, और उनके प्रमुख देवता असुर थे। असुर मतलब कौन सा? वही असुर तो नहीं, ये दूसरा असुर है। उनके देवता कौन थे? असुर थे। धर्म का समाज और शासन पर गहरा प्रभाव था। अब हम देखते हैं इसका पतन कैसे हुआ। तो इसके पतन के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि वो ख़त्म कैसे हुआ। तो लगातार युद्ध और विद्रोह के कारण असीरियाई साम्राज्य कमज़ोर हो गया। अंततः 612 ईसा पूर्व में मीड और बेबीलोनियन आक्रमणों के कारण इसका पतन हो गया। तो वो जो साम्राज्य था ना हमारा असीरियाई साम्राज्य, वहाँ पे बहुत युद्ध और विद्रोह हुआ करते थे, जिस वजह से राज्य कमज़ोर हो गया, और अंत में 612 ईस्वी पूर्व में जो मीड और बेबीलोनियन आक्रमण हुए, उसके कारण वो साम्राज्य ही खत्म हो गया, पतन हो गया उसका। तो निष्कर्षतः असीरियाई साम्राज्य अपनी सैन्य शक्ति, प्रशासनिक कुशलता और सांस्कृतिक योगदान के लिए जाना जाता है, जिसने प्राचीन विश्व में साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया को एक नई दिशा दी। तो कहीं ना कहीं यह साम्राज्य अपने आप में एक अद्भुत साम्राज्य है। इसके पास बहुत ही ज़्यादा सैन्य शक्ति था और बहुत अच्छा प्रशासनिक व्यवस्था। उसके बाद वहाँ की संस्कृति भी बहुत अच्छी थी, लेकिन ये लोग क्या किया? झगड़ा करने लगा, युद्ध करने लगा, इसलिए क्या हुआ? ख़त्म हो गया। तो ये था असीरियाई समाज। हमारा अगला क्वेश्चन की सासानी कला और संस्कृति की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तो दोस्तों हमें करना है चर्चा सासानी की कला और संस्कृति की मुख्य विशेषताओं पर।
तो सासानी साम्राज्य जो लगभग 224 से 651 ईस्वी तक इसका काल था। प्राचीन ईरान की एक प्रमुख सभ्यता थी ये, जिसने कला, स्थापत्य और संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसकी कला पर फारसी परंपरा और शाही वैभव का गहरा प्रभाव था। तो पहले हम देखते हैं इसकी स्थापत्य कला को, इसका आर्किटेक्चर। तो सासानी काल में भव्य महलों, अग्नि मंदिरों और विशाल इमारतों का निर्माण हुआ। मेहराब और गुंबद का प्रभावी उपयोग इसकी विशेषता थी। उसके बाद कटेसिफोन का प्रसिद्ध ताक-ए-किसरा इसका उत्कृष्ट उदाहरण भी है। उसके बाद आगे है मूर्ति कला और शिल्प, और दूसरा इसका विशेषता था मूर्ति कला और शिल्प का, क्योंकि वहाँ पे ना सासानी कला में पत्थर की नक्काशी अच्छे से होती थी। मतलब यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, जिसमें राजाओं की विजय, शिकार और धार्मिक दृश्य दर्शाए जाते थे, और ये चित्र शाही शक्ति और वैभव का प्रदर्शन करते थे। फिर चित्रकला और सजावट। तो महलों के दीवारों पर सुंदर चित्र बनाए जाते थे। साथ ही कालीन, धातु कला और आभूषण अत्यंत विकसित थे, जो उच्च स्तर की शिल्पकला को दर्शाते हैं। उसके बाद अगला विशेषता है इसका धर्म और संस्कृति, और फिर है साहित्य और ज्ञान। तो इस काल में क्या हुआ, पहलवी भाषा का विकास हुआ और अनेक धर्म तथा ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना भी हुई। तो सासानी कला और संस्कृति में शाही वैभव, धार्मिक प्रभाव और तकनीकी उत्कृष्टता का समन्वय दिखाई देता है। इसने न केवल फारसी परंपरा को समृद्ध किया, बल्कि बाद की इस्लामी कला और संस्कृति को भी गहराई से प्रभावित किया। उसके बाद अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि मानवीय उत्क्रांति मीन्स ह्यूमन इवोल्यूशन के चरणों पर चर्चा कीजिए। तो मानव उत्क्रांति वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रारंभिक प्राइमेट से आधुनिक मानव का विकास हुआ, और यह विकास लाखों वर्षों तक क्रमिक रूप से हुआ, और इसमें शारीरिक तथा बौद्धिक परिवर्तन शामिल थे। तो जिसमें से पहला था हमारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो यह मानव का प्रारंभिक पूर्वज था, जो लगभग 40 से 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ करते थे, और यह 2 पैरों पर चल सकता था, लेकिन इनका जो मस्तिष्क था वो छोटा होता था। उसके बाद कौन आए, होमो हैबिलिस। तो इसे हम लोग हैंडीमैन भी कहते हैं, जो लगभग 24 से 14 लाख वर्ष पूर्व हुआ करते थे। इसने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए और उसके उपयोग किए थे। तो जो पत्थर के औजार और बनाए थे और उपयोग किए थे वो थे होमो हैबिलिस। उसके बाद आगे है हमारा होमो इरेक्टस। तो ये जो अब होमो इरेक्टस से ये सीधे होकर खड़े होकर चलने वाला मानव था, जो लगभग 18 लाख से 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ करते थे, और इसने आग का उपयोग और शिकार में दक्ष थे। इन्होंने आग का उपयोग किया था होमो इरेक्टस ने, और शिकार भी। उसके बाद अगले नेक्स्ट थे हमारे निएंडरथल। ये लगभग 4 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व तक जीवित थे, और इनका मस्तिष्क जो था वो विकसित था, और ये समूह में रहते दफन संस्कार करते थे। तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा विकसित थे निएंडरथल, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि लाइक एक समूह में रहना और जो दफन संस्कार है, अंतिम संस्कार, वो भी ये लोग करते थे। उसके बाद आए होमो सैपियंस। तो यह आधुनिक मानव है होमो सैपियंस, जो लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व प्रकट हुआ। इसमें उच्च बुद्धि, भाषा, कला और संस्कृति का विकास हुआ, जैसे कि हम लोग, आप लोग। तो हम लोग क्या है, होमो सैपियंस।
सो निष्कर्षतः मानव उत्क्रांति एक क्रमिक और जटिल प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक, मानसिक और सांस्कृतिक विकास के विभिन्न चरण शामिल है और यह प्रक्रिया हमें मानव की वर्तमान स्थिति और उसकी दक्षताओं को समझने में सहायता करती है कि कहाँ से कहाँ हम लोग ग्रो किए। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन है कि कृषि की शुरुआत से भौतिक संस्कृति के नए स्वरूपों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कृषि की शुरुआत मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन थी जिसने भौतिक संस्कृति के नए स्वरूपों को जन्म दिया। जब मनुष्य शिकार और संग्रह से हटकर कृषि करने लगा तो उसके जीवन में स्थायित्व आया और भौतिक वस्तुओं का विकास हुआ और फिर स्थायी आवास मिलने लगे, औजारों का विकास हुआ और जो मृदभान पोटरी थे उनका भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा निर्माण होने लगा और वस्त्र और शिल्प लाइक कपास और ऊन के उपयोग से कपड़ों का निर्माण हुआ। साथ ही बुनाई, टोकरी बनाना और अन्य शिल्प विकसित हुए। व्यापार और विनिमय में भी बहुत विकास हुआ। सामाजिक और सांस्कृतिक वस्तुएं लाइक धार्मिक प्रतीक, आभूषण और सजावटी वस्तुओं का निर्माण हुआ जो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को दर्शाते हैं। तो कृषि की शुरुआत ने भौतिक संस्कृति को सरल से जटिल और विविध रूपों में परिवर्तित किया। इससे मानव जीवन अधिक संगठित, स्थायी और समृद्ध हुआ तथा सभ्यता के विकास की नींव पड़ी। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन मिस्र में राजशाही एवं राज्य पर चर्चा कीजिए। तो इससे पहले हमने प्राचीन मिस्र के जो धार्मिक चीज़ों थे, धर्म थे, तो अब थोड़ा सा हम लोग जो है राजशाही और उसकी राज्य पर भी एक नज़र डालते हैं और जानते हैं कि कैसा था उस समय। तो प्राचीन मिस्र एंशिएंट इजिप्ट में राजशाही और राज्य व्यवस्था अत्यंत संगठित और शक्तिशाली थी, जहाँ का शासन देवी राजतंत्र पर आधारित था, जिसमें राजा अर्थात फेरो को देवता का रूप या प्रतिनिधि माना जाता था और वह केवल राजनीतिक शासक ही नहीं बल्कि धार्मिक प्रमुख भी था। अब हम देखते हैं राजशाही की प्रकृति। तो जो फेरो होता था, फेरो मतलब जो राजा होता था, वो उसको सर्वोच्च सत्ता प्राप्त थी। वह कानून बनाता, न्याय करता और प्रशासन चलाता था और उसकी आज्ञा ही कानून मानी जाती थी। राजा को देवताओं का पुत्र माना जाता था, इसलिए उसकी सत्ता को चुनौती देना धार्मिक अपराध समझा जाता था। मतलब जो राजा होता था वो भगवान के समान होता था, उस भगवान का जो पुत्र होता है उसके समान होता था। अब हम देखते हैं कि राज्य की संरचना कैसी थी। तो मिस्र का राज्य अत्यंत केंद्रीकृत प्रशासन पर आधारित था। पूरे राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिसका प्रशासन स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जाता था। इसके ऊपर एक मुख्य अधिकारी वजीर होता था, जो प्रशासन का प्रमुख था और सीधे राजा को उत्तरदायी था। मतलब वहाँ की जो भी राज्य थे वो प्रांतों में अलग अलग क्षेत्रों में बटी हुई थी और उस क्षेत्र का कोई एक प्रमुख होता था और वही प्रमुख जो है उस क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होता था। मतलब कुछ भी होगा तो राजा उससे पूछेगा, जैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक वैसे ही। उसके बाद है धर्म और राज्य का संबंध। तो धर्म और राज्य एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। धार्मिक विश्वासों ने राजा की सत्ता को वैधता प्रदान की और समाज में व्यवस्था बनाए रखने में सहायता की। तो धर्म और समाज एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। तो प्राचीन मिस्र की राजशाही एक दैवी और केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी, जिसने राज्य को स्थिरता, एकता और विकास प्रदान किया। यही प्रणाली मिस्र सभ्यता की दीर्घकालिक सफलता का प्रमुख आधार था। तो यही था हमारा मिस्र का राजशाही और राज्य के बारे में। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन है कि खान बदोश या नोमैडिक समुदायों की
सामाजिक संरचनाओं पर चर्चा कीजिए। तो ये जो खान बदोश है, खान बदोश समुदाय वे होते हैं जो स्थायी रूप से एक स्थान पर नहीं बल्कि जल, चारागाह और संसाधनों की खोज में निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। उनकी सामाजिक संरचना उनकी जीवन शैली और पर्यावरण से गहराई से प्रभावित होती है। तो हम देखते हैं इसके जो परिवार और कबीलाई संगठन के बारे में। खान बदोश समाज में परिवार और कबीला सबसे महत्वपूर्ण इकाई होता है। लोग रक्त संबंधों पर आधारित समूह में रहते हैं जिससे आपसी सहयोग और सुरक्षा सुनिश्चित होती है। उसके बाद आगे है नेतृत्व व्यवस्था। तो इन समुदायों में नेतृत्व प्रायः मुखिया या सरदार के हाथ में होता था, जिसे अनुभव, साहस और बुद्धिमत्ता के आधार पर चुना जाता था। यह नेतृत्व अधिकतर अनौपचारिक और सामूहिक सहमति पर आधारित होता है। उसके बाद देखते हैं उनका आर्थिक जीवन कैसा था। तो इनका जीवन मुख्यतः पशुपालन पर आधारित होता है। पशु जैसे भेड़, बकरी, ऊंट आदि उनके भोजन, वस्त्र और व्यापार के प्रमुख साधन होते थे। तो इन समुदाय की संस्कृति, परंपराओं, मौखिक कथाओं, संगीत और धार्मिक विश्वासों पर आधारित होते थे। इनका जीवन प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। तो खान बदोश समुदायों की सामाजिक संरचना लचीली, सहयोगात्मक और प्रकृति आधारित होती है। यह उनके गतिशील जीवन और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल विकसित हुई है, जो मानव समाज के विविध रूपों को समझने में महत्वपूर्ण है। तो यही थी हमारी खान बदोश समुदाय। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि सासानी प्रशासन का एक संक्षिप्त लेखा जोखा प्रस्तुत कीजिए। सो बेसिकली इसमें हमें बताना है सासानी प्रशासन के बारे में। तो आइए चलिए इसे देखते हैं, समझते हैं। तो सासानी साम्राज्य 224 से 651 ईस्वी तक था, जो प्राचीन ईरान की एक बहुत ही शक्तिशाली और संगठित शासन व्यवस्था थी। इसका प्रशासन अत्यंत केंद्रीकृत और व्यवस्थित था, जिसमें राजा जो है सर्वोच्च सत्ता का धारक होता था। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ राजा के बारे में थोड़ा सा। तो राजा या शाहशाह, सासानी शासक को शाहशाह मतलब राजाओं का राजा कहा जाता था। वह राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था और उसे दैवीय अधिकार प्राप्त माना जाता था। राजा प्रशासन, सेना और न्याय का प्रमुख होता था। उसके बाद हम देखते हैं इसका प्रशासनिक ढांचा। तो साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया गया था, जहां राज्यपाल नियुक्त किए जाते थे। ये अधिकारी कर वसूली, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्य के लिए उत्तरदायी थे। जो इसके अधिकारी वर्ग थे उन्हें थोड़ा सा देखते हैं। तो सासानी प्रशासन में विभिन्न उच्च अधिकारी होते थे, जैसे वजीर होता था, सेना प्रमुख होता था, जो टैक्स लेने वाला अधिकारी है वो होता था। तो ये सभी राजा के अधीन कार्य करते थे और शासन को सुचारू बनाते थे। फिर एक कर व्यवस्था। राज्य की आय मुख्यतः भूमि कर और व्यापार कर से होती थी। कर प्रणाली सुव्यवस्थित थी, इससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती थी। फिर है सेना। तो सासानी साम्राज्य की सेना शक्तिशाली और संगठित थी। इसमें घुड़सवार सेना विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी, जो साम्राज्य की रक्षा और विस्तार में सहायक थे। फिर है धर्म और प्रशासन। तो सासानी शासक में जोरास्ट्रियन धर्म का विशेष प्रभाव था। इसे आप लोग नोट कर लें कि जो सासानी शासन है उसमें जोरास्ट्रियन धर्म जो है वो बहुत प्रमुख था। धर्म और राज्य एक दूसरे से जुड़े हुए थे और धार्मिक अधिकारी प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। सासानी प्रशासन एक केंद्रीकृत, सुव्यवस्थित और धर्म आधारित प्रणाली थी, जिसने साम्राज्य को स्थिरता और शक्ति प्रदान की।
यह प्राचीन शासन व्यवस्थाओं का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, प्राचीन यूनान में दासता की मुख्य विशेषताओं का एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो इसमें हमें बताना है प्राचीन यूनान में जो दासता है उसकी मुख्य विशेषताओं को। तो प्राचीन यूनान उसकी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में दासता का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। दासों को समाज में निम्नतम वर्ग माना जाता था और उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। दासों का स्रोत। तो दास प्रायः बंदी, ऋणग्रस्त व्यक्ति या विदेशी लोग होते थे। समुद्री व्यापार और युद्धों के माध्यम से ये दासों की संख्या जो है वो बढ़ती भी थी। उसके बाद है कानूनी स्थिति। तो दासों को संपत्ति माना जाता था। उनके कोई अधिकार नहीं होते थे और वे अपने मालिक के पूर्ण नियंत्रण में रहते थे। मालिक उन्हें खरीद बेच सकता था। उसके बाद है कार्य और जीवन। दास विभिन्न प्रकार के कार्य करते थे, लाइक घर का काम, खेत का काम, खदानों में कठिन श्रम, कारीगरी और व्यापार में सहायता। खदानों के काम करने वाले दासों की स्थिति जो है वो सबसे ज़्यादा कठोर होती थी। कुछ परिस्थितियों में दासों को मुक्त किया जा सकता था, लेकिन यह बहुत सीमित था और उन्हें पूर्ण नागरिक अधिकार नहीं मिलते थे। तो निष्कर्षतः प्राचीन यूनान में दासता एक आर्थिक आधार और सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग थी। यह व्यवस्था समाज के विकास में सहायक थी, लेकिन यह असमानता और शोषण पर आधारित थी, जो उस समय की सामाजिक संरचना को दर्शाती है। तो यहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए ये सारे लॉन्ग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। उसके बाद आगे है हमारा कुछ जो शॉर्ट टॉपिक्स होते हैं जिस पे हमें टिप्पणी लिखनी होती है। तो इन्हें भी ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम इसमें से बस कुछ को देख लेते हैं और बाकी का आप लोग जो है PDF परचेज़ करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो हम बस ऊपर से इसे थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने पहले ही कर लिए। तो आइए चलिए इसे भी थोड़ा देख ही लेते हैं। तो पहला है पेड़ पौधों को उगाना। तो पेड़ पौधों का घरेलूकरण वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य ने जंगली पौधों को चुनकर उन्हें खेती योग्य फसलों में परिवर्तित किया। यह प्रक्रिया लगभग नवपाषाण काल मतलब 10,000 वर्ष पूर्व शुरू हुई। मानव ने अधिक उपज देने वाले उपयोगी पौधों का चयन कर उनकी खेती प्रारंभ की। इससे भोजन की नियमित आपूर्ति संभव हुई और स्थायी बस्तियों का जो है विकास हुआ। गेहूं, जौ और चावल इसके प्रमुख उदाहरण हैं और इस प्रक्रिया ने कृषि, जनसंख्या वृद्धि और सभ्यता के विकास को बढ़ाया तथा मानव जीवन को स्थिर और संगठित बनाया। उसके बाद नेक्स्ट है पश्चिम एशिया में कृषि की शुरुआत। तो पश्चिम एशिया में कृषि की शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पूर्व उपजाऊ अर्धचंद्र क्षेत्र में हुई, जिसमें वर्तमान इराक, सीरिया, तुर्की और ईरान के भाग शामिल है। यहाँ मानव ने गेहूं, जौ जैसे फसलों की खेती और भेड़ बकरी जैसे पशुओं का पालन शुरू किया। जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की आवश्यकता ने इस परिवर्तन को बढ़ाया। कृषि के विकास के स्थायी बस्तियां, खाद्य अधिशेष और जनसंख्या वृद्धि संभव हुई। इसने आगे चलकर सभ्यता, नगरों और सामाजिक संगठन के विकास की नींव रखी। फिर है पूरा पाषाण कालीन समाज। तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले देखा जाना। हाँ, तो ये देख लेते हैं कि अगला है हमारा गिलगमेश का महाकाव्य। तो इसे हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो गिलगमेश का महाकाव्य प्राचीन मेसोपोटामिया का एक प्रमुख साहित्यिक ग्रंथ है,
जिसे विश्व का सबसे प्राचीन महाकाव्य माना जाता है। तो ये जो गिलगमेश, यह एक महाकाव्य है जो मेसोपोटामिया का है और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसे विश्व का सबसे प्राचीन महाकाव्य माना जाता है। यह उरुक के राजा गिलगमेश की वीरता और अमरता की खोज की कथा है। तो इसमें हमें उरुक के राजा का वर्णन मिलता है। इसमें उसके मित्र एनकिडु के साथ उसके साहसिक कार्यों का वर्णन मिलता है। उसके बाद उसके दोस्त की मृत्यु के बाद गिलगमेश जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने का प्रयास करता है। यह महाकाव्य मानव जीवन की नश्वरता, नैतिकता और अर्थ की खोज जैसे गहरे प्रश्नों को प्रस्तुत करता है। उसके बाद है अगला हमारा सीथियन। तो सीथियन मध्य एशिया के प्रसिद्ध घुमंतु योद्धा समुदाय थे जो लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से इतिहास में प्रमुखता से उभरते हैं। वे मुख्यतः घुड़सवारी, तीरंदाजी और युद्ध कौशल में निपुण थे। उनका जीवन पशुपालन और निरंतर गतिशीलता पर आधारित था। सीथियन लोग धातु कला, विशेषकर सोने के आभूषण और पशु आकृतियों की सजावट के लिए प्रसिद्ध थे, जो उनकी सांस्कृतिक विशेषता को दर्शाती है। उसके बाद है फिर खानबदोश कला, ये तो हमने पहले ही जाना। उसके बाद है ये बेबीलोनियन साम्राज्य। तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसको बस हम लोग अभी ऊपर से बस ऐसे रीड कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, और आप लोग इसे और भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा रोक के, या फिर आप PDF परचेस करके अच्छे से और कर सकते हैं। तो बेबीलोनियन साम्राज्य प्राचीन मेसोपोटामिया की एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी। तो ये भी बेबीलोनियन साम्राज्य जो है मेसोपोटामिया की ही सभ्यता थी, जो टिग्रिस यूफ्रेटस नदी घाटी में विकसित हुआ था। और यह विशेष रूप से हम्मुराबी के शासन में अपने उत्कर्ष पर पहुंचा। उसकी प्रसिद्ध हम्मुराबी संहिता न्याय और कानून व्यवस्था का प्रारंभिक उदाहरण है, जिसने समाज में अनुशासन और न्याय को स्थापित किया था। उसके बाद हमने ग्रीक दर्शन, इसके बारे में तो पहले ही जान लिया। तो डार्विनवाद चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित विकास का सिद्धांत है, जिसके अनुसार जीवों का विकास प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया से होता है। इस सिद्धांत के अनुसार वे जीव जो अपने पर्यावरण के अनुकूल होते हैं जीवित रहते हैं और अपनी विशेषताएं अगली पीढ़ी को देते हैं, जबकि हम अनुकूल जीव नष्ट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया से समय के साथ नई प्रजातियों का विकास होता है। डार्विनवाद ने जीव विज्ञान और मानव उत्पत्ति की समझ को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। तो यही था डार्विनवाद। इसे आप और भी डीपली पढ़ सकते हैं। उसके बाद है ग्रामीण संस्कृति का उदय। तो ये हमने देख ही लिया ये भी। तो दोस्तों आप लोग ना ये वीडियो को रोक के पढ़ लें, क्योंकि ऐसे ये बहुत सारे छोटे छोटे जो हैं इसमें और दिए गए हैं कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। और अगर आप नहीं चाहते इसे ऐसे पढ़ना तो आप PDF परचेस कर ले और भी अच्छा से पढ़ ले। तो हम वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। और हम लोग इसे इसलिए स्किप कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे इम्पॉर्टेंट थे, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, उसे हमने पढ़ लिया। और बात रही ये छोटे छोटे टॉपिक्स की, तो ये आप ये वीडियो स्टॉप करके या फिर मैंने पहले ही कहा कि आप PDF परचेस करके और भी अच्छे से पढ़ लेना। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अब जितने भी हमने अभी लॉन्ग क्वेश्चंस को देखे वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप लोग को बहुत अच्छे से सब समझ आ गया होगा और ऐसे ही हम नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। बस वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना रिव्यू हमें ज़रूर दें एग्ज़ाम के बाद।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।